वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 12 रीतिकालीन काव्य की परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ का अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 2, रीतिकाल की सामान्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, अथवा रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, रीतिकालीन परिस्थितियों किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप से समझने के लिए उस समय के साहित्य को तत्कालीन बाह्य परिस्थितियों के आलोक में देखना अनिवार्य सा हो जाता है। इस दृष्टि से रीतिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना आवश्यक होगा। 1. राजनीतिक परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य में रीतिकाल सन 1700 से 1900 तक स्वीकार किया जाता है। इस समूचे समय में व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला रहा। रीतिकाल के पूर्व सम्राट अकबर ने अपनी सहिष्णुता की नीति से हिंदू तथा मुस्लिम दोनों जातियों पारस्परिक सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा विशाल मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा की। अकबर के पश्चात जहांगीर ने राज्य के संबंध में कोई योगदान नहीं दिया। हाँ, उसकी सुरा और सुंदरी के प्रति अदम्य लोलुपता और संतुलित लालसा उत्तराधिकारियों को विरासत में अवश्य मिली। राजनीति की दृष्टि से इस काल को घोर निराशा और अंधकार का युग समझना चाहिए। औरंगजेब के उत्तराधिकारी एकदम अयोग्य, असमर्थ, विलासी, पंगु एवं नपुंसक सिद्ध हुए। अपनाया। 7. मुक्तक शैली। वैसे तो समूचे रीतिकाल में केंद्रीय शासन के जीर्ण हो जाने से अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। देशी नरेशों के हरमों में भी वेश्याओं और रक्षिताओं की कमी नहीं थी। उनके महल भी विलास में मुगल हरमों की होड़ ले रहे थे। यह है शासन वर्ग की जीवनचर्या तथा चरित्र की एक झांकी, जिसमें उनके दिवालियेपन का पता चलता है। 2. सामाजिक परिस्थितियाँ। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति इस काल पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। अभिजात्य संस्कृति के नाम पर केवल विलास और प्रदर्शन की प्रवृत्ति शेष रह गई। मनोबल की कमी के साथ समाज का बौद्धिक स्तर भी बहुत नीचा हो गया। अनेक छोटे छोटे सामंतों के पास वेश्याओं की भरमार थी। एक पत्नी व्रत का अनादर पहले से ही मुगल सम्राटों के द्वारा हो चुका था। जनसामान्य में अंधविश्वास रूढ़ियां घर कर गई थी। ज्योतिषियों की वाणी, शकुन शास्त्र पर उनका अगाध विश्वास था। उस समय की जनता में विलासिता की प्रधानता के कारण भक्ति की भावना मंद पड़ गई थी। जनता प्रायः अशिक्षित थी। उनमें बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथाएं चल निकली। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के ह्रास के साथ साथ उस युग को महान आर्थिक संकट भी देखना पड़ा। 3. धार्मिक परिस्थितियाँ। रीतिकालीन युग संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से हास का युग है। नैतिक बंधन ढीले पड़ चुके थे।
रीतिकालीन युग संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से हास का युग है। नैतिक बंधन ढीले पड़ चुके थे और अनुदिन बौद्धिक हास हो रहा था। इस विकट दशा में धर्म के किसी भी उदात्त रूप की आशा दुराशा मात्र है। इस युग में अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। पंडित और मुल्ला लोग इस क्षेत्र में सर्वे सर्वा बन बैठे। उस समय की जनता के लिए उनके कथन तथा फरमान वेद वाक्य और कुरान थे। 4. कलात्मक परिस्थितियां। इस युग में जीवन के अन्य क्षेत्रों के समान कला क्षेत्र में प्रदर्शन प्रवृत्ति की ही प्रधानता रही। सामंती वातावरण में फलने फूलने वाली कला में वासनात्मकता का आ जाना नैसर्गिक था। रीतिकाल में परंपराबद्ध दृष्टिकोण का निर्वाह होता रहा। इसमें मौलिक प्रतिभा और सप्राणता का नितांत अभाव है। अतएव उनकी प्रसन्नता के लिए दोनों को ही श्रृंगार परक प्रतिपाद्य और कला प्रधान चमत्कारवादिता को अपनाना पड़ा। 5. सांस्कृतिक परिस्थितियां। सामाजिक आदि व्यवस्थाओं के समान इस युग की सांस्कृतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। औरंगजेब की कट्टरता की नीति से अकबर आदि की उदारवादी नीति को गहरी ठेस लगी। विलास वैभव के खुलने प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक संप्रदायों को बुरी तरह प्रभावित किया। अतः धर्म का नैतिकता के साथ संबंध विच्छिन्न हो गया। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे थे। इसमें धर्म स्थान पापाचार तथा भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। साहित्यिक परिस्थितियां। प्रदर्शन प्रधान रीतिबद्ध काव्य शैली तथा काव्य में रसिकता प्रधान श्रृंगार की अभिव्यक्ति का बहुत कुछ उस युग की उक्त प्रवृत्तियों का साहित्य में समावेश है। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। प्रश्न 3. रीति मुक्त काव्यधारा पर प्रकाश डालिए। उत्तर: रीति मुक्त काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां। 1. स्वच्छंद, संयम, प्रेम का चित्रण। इन कवियों का प्रेम संबंधित दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। इन्हें रीतिबद्ध कवियों के समान बंधाई परिपाटी पर प्रेम का चित्रण करना अभिष्ट नहीं है। 2. श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष। वैसे तो इन कवियों ने श्रृंगार के उभय पक्षों का वर्णन किया है, किंतु इनकी मनोवृत्ति वियोग पक्ष में अधिक रमी है। कारण स्पष्ट है, संयोग में बाहरी जगत की प्रधानता होती है और उस समय की अंतर्वृत्ति भी बहिर्मुखी होती है। वस्तुतः इन कवियों की प्रेम तृष्णा सदा बढ़ती ही रही है, चाहे तो मिलन यामिनी हो, चाहे विरह की अमावस्या। इन कवियों में प्रेम की अथाह पीर है और उस पीर को पहचानने के लिए हृदय अपेक्षित है। गणानंद के शब्दों में, समुझे कविता गणानंद की, है ये आखिन प्रेम की पीर की। 3. भक्ति का स्वरूप। इन कवियों ने राधा और कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, परंतु इतने भर से ही इन्हें कृष्ण भक्त कवि सूरदास आदि की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। प्रकृति चित्रण। वैसे तो हिंदी साहित्य के प्रथम 3 कालों में प्रकृति चित्रण प्रायः उपेक्षित ही रहा है, किंतु रीतिकाल के कवियों ने 3 श्रृंखलाओं में आबद्ध होने के कारण
इस ओर से दृष्टि खींच ली। रीतिकाल में प्रकृति कहीं सजीव रूप में चित्रित नहीं हुई है। प्रकृति को इन कवियों ने उद्दीपन के रूप में ग्रहण किया है। तत्कालीन सांस्कृतिक झांकी स्वच्छंद दृष्टि के कारण इस धारा के कवि देश के सांस्कृतिक बिंब को प्रस्तुत करने में समर्थ हो चुकी है। रीतिबद्ध कवि बसंत के वर्णन के अंतर्गत होली के त्योहार, गुलाब की गारद और केसर के बीज के वर्णन से आगे नहीं बढ़ सके। रीति मुक्त कवि स्वच्छंद दृष्टि के कारण देश को आनंद उल्लास में भी खूब शरीफ हुए। ठाकुर ने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन का वैभवमय चित्र खड़ा किया है। 6. काव्य पद्धति। इस धारा के कवियों ने आरंभ में रीतिबद्ध कवियों के समान रीति नियमों को ग्रहण किया, परंतु शनै शनै उनका परित्याग कर दिया। इन कवियों ने रीतिकाल के प्रचलित कवि समयों और रूढ़ियों को अपनाया। 7. मुक्तक शैली। वैसे तो समूचे रीतिकाल में मुक्तक शैली की प्रधानता रही, क्योंकि यह शैली उस समय की वातावरण के अनुकूल पड़ती थी। इस धारा के कवियों में भी इस शैली का बोलबाला रहा, किंतु फूटकर रूप से प्रबंध रचनाएं भी होती रही। 8. शब्दालंकार। इस धारा में अधिकांशतः कवित्त, सवैया और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया गया। रीति मुक्त काव्यधारा कवियों ने अलंकारों का प्रयोग अपने प्राकृत रूप में किया है। इनके अलंकारों कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं आए, बल्कि इनके द्वारा हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों के लिए सहायता मिली है। इनके यहाँ अलंकार साधन रूप में आए हैं, न कि साध्य के रूप में। 9. ब्रज भाषा। इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीतिबद्ध कवियों में बिहारी, मतीराम और पद्माकर में को छोड़कर दूसरे कवियों में भाषा की सफाई के दर्शन नहीं होते, परंतु रीति मुक्त कवियों में न तो भाषा के अंग भंग की प्रवृत्ति है और न ही प्रादेशिक पुट है। रसखान और गणानंद ने तो ब्रज भाषा का ऐसा प्रयोग किया है जिसे ब्रज भाषा का साहित्यिक परिनिष्ठित रूप स्वीकार किया जा सकता है। गणानंद की भाषा की लाक्षणिकता विशेष हृदयग्राही है। ठाकुर ने लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। थैंक यू गाइस।